छात्र, आज हम प्रस्तावना से जुड़े उद्देश्य की चर्चा करेंगे या लक्ष्य की चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना को प्रस्तावित करने का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। तो इसका उद्देश्य है, एक तो न्याय की स्थापना करना, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता की स्थापना करना, स्वतंत्रता। तीसरा समता और चौथा बंधुता। ये 4 उद्देश्य रखे गए थे और इसी संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना के उद्देश्यों के द्वारा राज्य से यह अपेक्षा की थी कि राज्य न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की रक्षा करेगा या न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की भावना को क्रियान्वित करेगा। अब न्याय का अर्थ क्या है, पहले ये समझें। न्याय है क्या? न्याय का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सबको उचित अधिकार प्राप्त हो। यानी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समूह से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और सबको समान अधिकार प्राप्त हो, यही न्याय है। अब न्याय भी जो है वो 3 तरह का है। एक राजनीतिक न्याय, दूसरा सामाजिक न्याय और तीसरा आर्थिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय का मतलब है प्रत्येक को बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, नागरिकों को अवसर की समानता हो, मतदान में भाग लेने का अधिकार हो, अपने आप को निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार हो, विशेष करके एक उम्मीदवार के रूप में मतदाता सूची में अंकित करने का अधिकार हो। अर्थात अगर हम मौलिक अधिकार के कुछ प्रावधानों और चुनाव आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों को देखेंगे, कुछ हद तक नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे, तो वहां आपको राजनीतिक न्याय की झलक मिल जाएगी। अब राजनीतिक न्याय, तो इसका जो बेसिक पॉइंट है राजनीतिक न्याय का, उसका जो आधार है वो 14 से 18 में। राजनीतिक न्याय का आधार जो है आर्टिकल 14 to 18 में है। सबसे पहले देखिए राजनीतिक न्याय, और मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए ही मौलिक अधिकार की संकल्पना की गई। तो राजनीतिक अधिकार का जो आधार वो तैयार होता है आर्टिकल 14 से 18। और इसके अलावा अगर आप 1-2 पॉइंट जोड़ेंगे तो आर्टिकल 38, हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं, फिर भी आर्टिकल 38 में कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए उचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39। इसमें एक तो कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राजनीतिक न्याय से जुड़ा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन। उसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है ये
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के साथ समान कार्य और समान वेतन जो है वो जो है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 325 यानी आर्टिकल 325 किसी को भी लिंग, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर मतदाता सूची में नाम अंकित करने से नहीं रोका जा सकता, आर्टिकल 325। और आर्टिकल 326 इसमें कहा गया है कि सभी को जो भारत के नागरिक हैं उसको सार्वभौम वैश्य मताधिकार का अधिकार है और उसको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ एक राजनीतिक न्याय की स्पष्ट संकल्पना नजर आती है। तो अगर हम राजनीतिक न्याय देखेंगे तो मौलिक अधिकार 14 to 18, आर्टिकल 39 को आप 38, 39 को रख सकते हैं और आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 यह राजनीतिक न्याय का एक सही स्वरूप प्रस्तुत करता है। अब हम सामाजिक न्याय की चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय का अभिप्राय यह है कि धर्म, जाति, भाषा, मूल, वंश के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा और सबको समान अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा हमारे संविधान में एक और इस संदर्भ में कहा गया है कि कोई भी विशेषाधिकार वर्ग या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, लेकिन राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्गों या महिलाओं या बच्चों के उन्नयन के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है, जो कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को और ज़्यादा सशक्त करता है। तो सामाजिक न्याय की संकल्पना जो है उसको अगर हम संदर्भ में रखते हैं तो एक तो हम 15 का 3 को स्पष्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है अनुच्छेद 15(3) में कि राज्य महिलाओं, बच्चों और शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। यह एक सामाजिक विभेद नहीं है, यह एक सकारात्मक विभेद है जो वास्तविक में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को फलीभूत करता है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तब तक फलीभूत नहीं होती जब हजारों वर्षों से जो छुआछूत की प्रक्रिया थी, जिसने समाज को ग्रस्त लिया था, उसका खत्म हो। तो अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान किया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए और इसके लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया गया। ये पहला अस्पृश्यता अधिनियम है। फिर इसको और ज्यादा कठोर किया गया 1989 में और फिर 2019 में इसको और ज्यादा सशक्त किया गया। यानी सामाजिक जो न्याय है उसको फलीभूत करने का यह अनुच्छेद काफी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न सरकारों ने इसको और सशक्तिकरण करने के लिए काम किया है। और इसमें आप देखेंगे दलगत राजनीति से उठकर हर एक दल ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 18, ये जो आर्टिकल 18, ये जो है उपाधियों का अंत। उपाधि से यह पता चलता था कि यह विशेषाधिकार वर्ग है, यह विशेषाधिकार व्यक्ति है और इसलिए उपाधियों का अंत करके उस विशेषाधिकार पर चोट की गई। हालांकि बाद में न्यायिक निर्णयों के द्वारा यह किया गया कि भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों या सैन्य जो पुरस्कार हैं, वो जो उपाधियां हैं, उसको रखा जा सकता है। तो यहां भी सामाजिक न्याय की संकल्पना को फलीभूत किया गया। एक अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 46, अनुच्छेद जो है 46, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सशक्तिकरण करने के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने की
संकल्पना को सामने में रखता है। तो आर्टिकल 46 जो है वो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को सख्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आर्थिक न्याय से अभिप्राय है कि आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य आर्थिक समानता की स्थापना की प्रयास करेगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 39B और 39C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूंजी के केंद्रीकरण को प्रक्रिया को रोकेगा और सी में कहा गया है राज्य पूंजी के समान वितरण का प्रयास किया गया है। यह जो है आर्थिक समानता की ओर एक बड़ा कदम है। इसके अलावा काम पाने की इच्छा, काम पाने का अधिकार, यह जो है इसको भी महत्वपूर्ण माना गया है और मनरेगा के तहत जो है उसको रखा गया। आर्टिकल 43 को अगर आप रख देंगे, आर्टिकल 43 में काम पाने के अधिकार को जो मनरेगा से संदर्भित करके जोड़ दिया गया है, यह लगता है कि वो आर्थिक समानता का एक उत्कृष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं क्रियान्वयन के स्तर पे। दूसरा आर्टिकल 46 में जो है जो निम्न वर्गों को SC ST को जो सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है उसको विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा सशक्तिकरण करने के लिए राज्य को कहा गया है और राज्य के द्वारा SC ST और विभिन्न पिछड़े वर्गों के लिए कई विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम आप देखेंगे आगे तो भोजन का जो अधिकार है, जो सार्वभौम अधिकार है, यूनाइटेड नेशन की भी संकल्पना है, उसको भी हमारे यहाँ निर्देशित तत्व में रखा गया है, जिसको एक कानून के रूप में हमारे यहाँ रख दिया गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य थे न्याय की स्थापना और न्याय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय की संकल्पना का एक विस्तृत विवरण हमारे संविधान में दिया गया है और वह बहुत हद तक क्रियान्वित भी हुआ। अब हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 91 में है और प्रेस की स्वतंत्रता उसकी चर्चा है। इसके अलावा संघ बनाने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, आवाज विचरण करने की स्वतंत्रता है। और आवाज विचरण की स्वतंत्रता सिर्फ देश में नहीं भी है, विदेश में भी है, जो मेनका गांधी बात 1978 में स्पष्ट भी किया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इन सभी स्वतंत्रताओं पे लोकाचार, सदाचार आदि के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 25 में 1 में खास के अंतःकरण की स्वतंत्रता है और अपने धर्म के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में यह वर्णन है कि प्रबंधन, अपने अपने मत धर्म का प्रबंधन करने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 27 में है कि धर्म की अभिवृद्धि वह करने के लिए स्वतंत्र है और आर्टिकल 28 में यह वर्णन है कि अल्पसंख्यक संस्थानों में विशेष धर्म की शिक्षा प्राप्त करने से उसे रोका नहीं जा सकता है। और आर्टिकल 27 में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि उसको किसी भी प्रकार के टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उसको टैक्स नहीं देना होता है, सिर्फ उसको नगरपालिका की सुविधा अगर लेता है तो उसी तरह तो उसको नगरपालिका टैक्स देना पड़ता है, बल्कि सभी धार्मिक संस्थाएं टैक्स फ्री है। इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। अब हम स्वतंत्रता के बाद समता की बात करते हैं। जब हम समता की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 to 18 में समता को बहुत स्पष्ट किया गया है। हमने इसकी पीछे भी चर्चा की है
जैसे विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता। उसके बाद धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता से विभेद नहीं किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। यह जो है वो समानता के लिए ही है। यह राजनीतिक समानता हो सकता है, लेकिन यह सामाजिक समानता है, और इस सामाजिक समानता को वास्तविक रूप से धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए सकारात्मक विभेद की संकल्पना संविधान के प्रारंभ में ही कर ली गई है, जिसका मैंने उल्लेख किया था आर्टिकल 15(3) में, और धीरे धीरे विस्तारित 15(4), 15(5), 15(6), फिर लोक अवसर में जो है 15(16)(4), 16(5), 16(6), इसमें यह विस्तारित किया गया है समता की स्थापना करने के लिए। उसके बाद अगर हम बंधुत्व की बात करते हैं तो इसका स्पष्ट उल्लेख भाग 4 को के अनुच्छेद 51 को में स्पष्ट है कि बंधुता की स्थापना करने के प्रयास करेगा। और यहाँ बंधुता भी जो है उसको हम 2 भाग में बांटेंगे। बंधुता का मतलब है एक तो गरिमा की रक्षा करना, व्यक्ति बंधुता, गरिमा, और दूसरा जो है कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता। अगर हरेक की गरिमा अक्षुण्ण होगी तो सब में एकता एवं अखंडता बनी रहेगी, और गरिमा अक्षुण्ण रहेगी, एकता एवं अखंडता का प्रचार होगा तो बंधुता अपने आप जो है वो क्रियान्वित हो जाएगी। ठीक है, तो गरिमा की रक्षा करने के लिए भी हमारे संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर अस्पृश्यता का जो अंत है अनुच्छेद 17, वो गरिमा की रक्षा से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 बलात्श्रम, और 24 में जो बच्चों के जो बाल श्रम है उस पर रोक के लिए, वो गरिमा की रक्षा के लिए ही है। गरिमा की रक्षा के लिए ही अनुच्छेद 45 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, वो गरिमा की रक्षा के लिए, जिसका संशोधन 2002 में हुआ था, और जिसको आर्टिकल 21A में स्थान दिया गया। आर्टिकल 21 भी गरिमा की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 25 से 28 या 29 से 30 में भी जो प्रावधान किए गए हैं वो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए, और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा होगी तो वह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए मर मिटेगा। इसलिए जिसका प्रावधान, इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की स्थापना के लिए जो उद्देश्य रखे गए थे, उसके क्रियान्वयन पर आप प्रश्न उठा सकते हैं कि अभी तक वो पूरी तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाया है, लेकिन उन उद्देश्यों की जो आकांक्षाएं संविधान निर्माताओं ने रखी थी वह कुछ हद तक फलीभूत हुई है, और इससे हमारे संविधान निर्माताओं के मूल दर्शन का भी पता चलता है। और इससे एक और पता चलता है, निश्चित कुछ प्रावधान जो है वो मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के बाहर है, यानी संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, उसके कुछ प्रावधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से अलग हैं, परंतु जो मूल स्वरूप उसका है वह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में ही है, यानी भाग 3 और भाग 4 में ही है। इसलिए भाग 3 और भाग 4 को प्रस्तावना का मूल प्रहरी कहा जाता है। प्रस्तावना के महत्व पर हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना किसी भी संविधान का परिचय होता है, यानी अगर किसी की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उस संविधान का परिचय स्पष्ट रूप से आपको मिल जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका ने अपने संविधान की
प्रस्तावना लिखी। अगर इसकी भाषा को देखेंगे तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और कुछ यूएन चार्टर से लिया गया इसकी भाषा। जहाँ तक ये महत्व की बात है तो इसके महत्व पर अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण महत्व ये है, ये बताता है कि शक्ति का स्रोत और संप्रभुता वो जनता में नहीं थे। प्रस्तावना बताता है कि शक्ति का स्रोत और संप्रभुता जनता में नहीं थे, और इसी कारण 26 नवंबर 1949 को जो संविधान स्वीकार किया गया था वो जनता के द्वारा। हमारे यहाँ जनता ही निर्णायक होती है, उसी के द्वारा सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, और निर्णायक भूमिका जनता होती है। तो प्रस्तावना में सबसे यह है कि सारी संप्रभुता स्रोत जनता को दिया गया है। दूसरा, प्रस्तावना में हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं, उद्देश्यों को रखा गया, और प्रस्तावना के द्वारा यह राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के जो आदर्श हैं उसको फलीभूत करेगा। यह प्रस्तावना से स्पष्ट लगता है। और राज्य नाम की इकाई की स्थापना न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की रक्षा के लिए ही की गई है, यह स्पष्ट इससे पता चलता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इससे हमें प्रस्तावना से में राज्य की प्रकृति यानी स्वरूप का पता चलता है कि किस तरह का राज्य है। तो हमारा राज्य क्या है? तो पहले बात है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा क्या है? तो हमारा राज्य जो है समाजवादी स्वरूप का है। उसके बाद क्या है? वह पंथ निरपेक्ष है। और उसके बाद क्या है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी राज्य की प्रकृति और स्वरूप का भी पता चलता है। उसके अलावा यह न्यायिक निर्वचनों में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में भी इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जाता है। जहां कहीं भी न्यायालयों को संविधान के प्रावधान अस्पष्ट नजर आते हैं तो न्यायिक निर्वचनों के लिए जो है वो प्रस्तावना को आधार माना जाता रहा है। इसके अलावा मूल ढांचे की संकल्पना का वो जो आधार है वो आधार प्रस्तावना से ही मिला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना न सिर्फ हमारे संविधान का परिचय देता है बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं के आकांक्षाओं, आशाओं एवं उद्देश्यों का स्वरूप भी दर्शाता है जो हमारे मूल दर्शन से जुड़ा हुआ है। और इस कारण यह सिर्फ संविधान की कुंजी ही नहीं, संविधान की आत्मा भी है। धन्यवाद।